हेलो स्टूडेंट। सबसे पहले मैं चेतन आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। अब मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा अड्डा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अप्लाइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक सीरीज शुरू की है जो कि जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो आज का हमारा यह लेक्चर पूरी तरह से इसी सीरीज के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के नए लेक्चर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन चैप्टर के कंटेंट जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो कि है डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स एंड इट्स टाइप, यानी कि यांत्रिकी की परिभाषा और उसके प्रकार। दूसरा टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि यांत्रिकी की उपयोगिता। तीसरा टॉपिक, और इसी यांत्रिकी की उपयोगिता के साथ ही हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे इसमें, जिसका नाम है रिजिड बॉडी, यानी कि दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड क्या होते हैं। इसी के साथ हमारा तीसरा पॉइंट है आपका स्टडी के लिए प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, यानी कि बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है। और इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, यानी कि बलों की स्थानांतरणशीलता का नियम। तो बच्चों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ से हमारे इन चार टॉपिक से हमारे या तो एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर हमारे दो क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आया हमारा तो वो होगा 5 नंबर का, और अगर हमारे दो क्वेश्चन आए तो वो होंगे हमारे 10 नंबर के। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करें। और आपके जो रेलवे क्रॉसिंग वाले ब्रिज होते हैं, उनके नीचे उनके सपोर्ट्स में कुछ ट्रस लगे होते हैं, तो वो आपके यांत्रिकी स्थिति यांत्रिकी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर छत या पुलों में लगी ट्रस के सदस्यों में बलों का अध्ययन करना। ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट है इसी में आपका गतिज। गतिज में क्या होता है कि आपका जो बॉडी होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो आपका मोशन पोजीशन में होता है, तब उसके ऊपर लगने वाले बलों के व्यवहार और उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा गतिज यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेके चले कि अगर मैं किसी ट्रॉली को खींच रहा हूँ इंक्लाइन प्लेन पे, तो मैं देखता हूँ कि उसमें मेरे हाथ के द्वारा फोर्स लगा। तो उस फोर्स के जब वो इनिशियल कंडीशन में तो वो अपनी स्थिर थी, लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो वो गतिज मोशन में आ गई। तो जो हाथ का जो बल है उसके बिहेवियर से वो गतिज में आ गई। इस तरीके के अध्ययन को हम गतिज यांत्रिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये था हमारा यांत्रिकी की परिभाषा एवं उनके प्रकार। और ये अब दूसरा टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर का, यांत्रिकी की उपयोगिता। तो अब हम जानते हैं कि यांत्रिकी की उपयोगिता कैसे हमारे लिए इंजीनियरिंग में यांत्रिकी की उपयोगिता होती है। तो जैसे कि बच्चों पहली लाइन लिखी है कि यांत्रिकी इंजीनियरिंग का एक अभिन्न अंग है जिसके अंतर्गत यांत्रिकी के नियमों एवं सिद्धांतों के साथ साथ इंजीनियरिंग समस्याओं के व्यवहारिक अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आप इसमें ट्रस के बारे में पढ़ेंगे, आप इसमें बीम के बारे में पढ़ेंगे, आप इसमें कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, और आप इसमें फोर्स एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स एनालिसिस में बहुत 4 नियम है आपके, जैसे कि लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ लामी थ्योरम, लॉ ऑफ पॉलीगन। तो इस तरीके के उनके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनका यूज करना सीखेंगे। तो ये सब आपका यांत्रिकी के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि यांत्रिकी के ज्ञान के लिए दूसरी लाइन में आपको इंटीग्रेशन है कि यांत्रिकी के ज्ञान का उपयोग वस्तुओं के निर्माण क्रिया तथा परीक्षण में होता है। यानी कि अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर उसका क्रिया यानी कि वो कहाँ उसका यूज है, और परीक्षण उसका कि उसकी टेस्टिंग वगैरह हम करते हैं। तो जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन है आपकी कि इसके अंतर्गत मशीन तथा यंत्र विन्यास के किसी पुर्जे, ढांचे एवं उसके अवयव के निर्माण के लिए हम सर्वप्रथम उस अंग पर लगने वाले बलों को ज्ञात करते हैं और उसके प्रभाव को देखते हैं। जब उसके प्रभाव और अंग को हम वो प्रभाव और बल को हम जब ज्ञात कर लेते हैं, तो बिहेवियर को हम ज्ञात कर लेते हैं, तो हम उसके साइज और कौन से मटेरियल से बनेगा उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि वो किस मटेरियल से और कितने डायमेंशन का हमें रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इसे आज प्रेजेंट यानी कि मॉडर्न युग के अकॉर्डिंग देखूं तो यांत्रिकी का बहुत महत्वपूर्ण यूज है।
जैसे कि मोटर है, आपके वायुयान है, इंजन है, पुल है, भवन है, डैम है, इन सब के निर्माण में आपको मैकेनिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनको निर्माण के लिए हमें छोटी से छोटी मैकेनिज्म भी हमें अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। अगर मैं दैनिक जीवन के बारे में बात करूँ तो बहुत सारी क्रियाएं, जैसे कि हमारा चलना है, फिसलना है, लुढ़कना है, पहाड़ी पर चढ़ते समय आगे की तरफ झुकना है, तैरना है, उड़ना आदि सब, ये सब हमारा किस में आता है? ये सब हमारा यांत्रिकी के अंतर्गत ही आता है। इसलिए हमें यांत्रिकी का अध्ययन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये था हमारा टॉपिक यांत्रिकी की उपयोगिताओं के। अगला टॉपिक है हमारा दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड क्या होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। दृढ़ पिंड बच्चों वो पिंड होते हैं जिन पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उनकी शेप और साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो आपके दृढ़ पिंड कहलाते हैं। अगर मैं वास्तव में बात करूं तो कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड दृढ़ पिंड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हम सॉलिड को दृढ़ पिंड कंसीडर कर सकते हैं, जिस पिंड के आकार में बहुत कम या नगण्य परिवर्तन होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है ना। तो उदाहरण के तौर पर मैं धरन, स्तंभ, आधार, गियर, पहिया आदि को मैं दृढ़ पिंड मान के चल रहा हूँ। यानी कि दृढ़ पिंड वो पिंड भी होते हैं, जैसा कि आप डेफिनेशन में देख रहे हैं, कि सभी पिंड दृढ़ पिंडों के बीच की दूरी बलों के प्रभाव से नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि आप उस पर फोर्स लगाइए तो उनके जो कोई भी पिंड हो बच्चों, वो आपका कणों से मिलकर बना होता है। तो आप उन पिंड पर जब फोर्स लगाते हैं तो उनके कणों की जो डिस्टेंस होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। अगर मान के चलो में कांस्टेंट ही रहती है वो, तो वो बॉडी सॉलिड कहलाती है। बहुत अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर का। अब यहाँ से दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी हर बार एग्जाम में कोई ना कोई एक आता ही आता है। पहला टॉपिक अब ये आपका है बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। जैसे कि आप इसको समझ लीजिए। पहले क्या होता है कि ये एक बॉडी ले रखी है मैंने, रिजिड बॉडी है, जिस पर फोर्स लग रहे हैं F1, F2, F3 और F4। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो F1 है वो इफेक्ट डाल रहा है इस बॉडी पर, वो क्या कर रहा है कि ये बाकी के इफेक्ट जो फोर्स लगे हैं उनको ये मान के ही नहीं चल रहा कि इस बॉडी पर लग रहे हैं। यानी कि वो क्या कह रहा है कि भाई जो मेरा F1 फोर्स हूँ और मैं इस बॉडी पर पूर्णतः बल लगा रहा हूँ। जैसा कि डेफिनेशन से आप क्लियर कर सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी पिंड पर एक साथ अनेक बल लगते हैं, जैसे कि F1, F2, F3, ये क्या है? अनेक बल हैं, तो प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से इस प्रकार डालता है कि अन्य बल पिंड पर ना लग रहे हों। ठीक है ना। तो ये यानी कि F1, ये सारे फोर्स हैं वो सेल्फ डिपेंड होके, यानी कि खुद स्वतंत्र रूप से ये प्रभाव डाल रहे हैं और दूसरे के प्रभाव को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो नेग्लेक्ट है, वो उसका कोई प्रभाव नहीं है। अर्थात प्रत्येक बल पर पिंड का प्रभाव अन्य बलों पर आश्रित नहीं होता। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेके चलता हूँ कि दो चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल आपका भौतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। इसी प्रकार आपका पृथ्वी का आकर्षण बल है, वो भी आपका भौतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। तो भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या कहता है बच्चों, कि प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से इस प्रकार डालता है कि अन्य बल पिंड पर ना लग रहे हों। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पर्पज से ये आप जरूर देखिएगा। अब जैसे कि ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसका कहने का क्या तात्पर्य है। जैसे कि ये एक बॉडी है जिसके केंद्र पर एक बल लग रहा है P, मान लो P कोई बल लग रहा है। अब इस बिंदु P से हमने एक क्रिया रेखा खींची और उस क्रिया रेखा के किसी और बिंदु पर अगर हम इस फोर्स को ट्रांसफर कर दें तो यह अपना वही प्रभाव डालेगा उस बिंदु पर जो ये इसके इनिशियल पॉइंट पर लगा रहा है। ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि यदि इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई बल किसी दृढ़ पिंड के किसी बिंदु पर कार्य करता है तो यही बल अपनी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर जो वस्तु के साथ दृढ़ता से जुड़ा है क्रिया करता हुआ माना जा सकता है। ठीक है ना। तो यानी कि ये होता है आपका बल का ट्रांसफॉर्म, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ बदल जाना, और उसका जो बल का इफेक्ट है वो चेंज नहीं होता किसी भी बिंदु पर। क्रिया रेखा सेम होनी चाहिए, आपकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए।
तो ये था आपका बलों की स्थानांतरणशीलता का नियम। बच्चों, अगर आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। डिप्लोमा अड्डा का यह लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे भारत।